स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है आपकी फर्स्ट क्लास में, जो कि आपकी होने वाली है प्रारंभ 2.0 की क्लास। अब आप कहेंगे ये प्रारंभ 2.0 क्या है? आप सबको मैं बता दूं कि मैं प्रारंभ 2.0 बैच का स्टूडेंट हूं। ये प्रारंभ 2.0 बैच यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये प्रारंभ 2.0 बैच स्टार्ट किया गया है पीडब्ल्यू ऑनलाइन की टीम की तरफ से। और उस टीम ने इस प्रारंभ बैच 2.0 के ऊपर बहुत मेहनत की है। अभी हमारा जो मुझे इस बैच को ज्वाइन किए हुए अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं, और इन 3 हफ्तों में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस मटेरियल को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज हमारी पहली क्लास है। अभी तक हमारी जो आपको बता दूँ मैं, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन सी? जो हिस्ट्री है मॉडर्न। हिस्ट्री चल रही है हमारी मॉडर्न एंड पॉलिटी की क्लासेस अभी तक चल रही है हमारी। और इनका हमने अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स में, ये प्रारंभ 2.0 बैच पेड है। और मैं इसका कंटेंट उन बच्चों के साथ, उन मेरे भाइयों के साथ, उन मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि इस बैच को ज्वाइन कर नहीं सकते, बट वो अपने सपने को लेकर पक्के हैं कि हमने करना है तो करना है। तो उनको हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से, क्योंकि वो पेड कंटेंट है बट कंटेंट बहुत अच्छा है। तो मैं उनकी ज़ुबान से निकली हुई बातें अपनी ज़ुबान से ट्रांसलेट करूँगा, जिससे कि आपको अच्छी रिफ्लेक्शन मिलेगी। उन्हीं की बातें बस मैं एक बार आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको उनकी बातें सुनने का मौका मिल जाएगा और मुझे रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो हम दोनों को ही फ़ायदा है इससे। आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है अच्छे से। और हाँ, आप सबको बता दूं कि जो भी हमें क्लास नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ्स मिलती हैं हमें ना, लेक्चर के बाद कोई भी लेक्चर हम लगाते हैं, इस बैच के स्टूडेंट्स हैं हम, कोई भी लेक्चर हम लगाते हैं, जैसे कि आज हमने पॉलिटी का लेक्चर लगा लिया, पहला लेक्चर लगा लिया, बेसिक कंसेप्ट चलेगा अभी हमारा पॉलिटी का, हमें बेसिक कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट चलेगा, तो वो लेक्चर हो गया। उसके बाद हमें पीडब्ल्यू ऑनलाइन की क्लास नोट्स मिलते हैं हैंड रिटन। क्लास नोट्स हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्म में मिलती हैं। और मेंस एक क्वेश्चन मिलता है हर रोज। अगर हमारा एक लेक्चर लग गया, जैसे कि हमने तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कोई भी लेक्चर लगा लिया, एक लेक्चर हो गया, एक लेक्चर हो गया, उसके बाद हमें मिलेगा एक तो उसका क्लास नोट्स मिलेगा, जो कि क्लास नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में। दूसरा हमें मिलेगा मेंस क्वेश्चन, और एक हमें मिलती है प्रीलिम्स की डीपीपी। तो ये मैं तीनों चीजें जो भी हम लेक्चर लगाएंगे प्रारंभ 2.0 का है। मैं प्रारंभ 2.0 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ जो भी मैं सीख रहा हूँ आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, जिससे कि मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और आप सबको हेल्प मिलेगी। जो पेड बैचेस नहीं खरीद सकते उनको हेल्प मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि कंटेंट तो मैं वही आपको बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है। मैं कोई बाहर से तो नहीं लेकर आऊँगा, है ना। क्योंकि जो मैं वहाँ से ले रहा हूँ वही मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये मैंने सुना था। तो मैं इसको अभी प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, है ना। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। आप सबको मैंने बता दिया कि हमारे लेक्चर का शेड्यूल क्या रहेगा। हमारे लेक्चर का शेड्यूल रहेगा, हम कोई भी लेक्चर लगाएंगे। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया आज हमारा, समझ लीजिए। उसके बाद आपको लेक्चर ही नहीं देखना है, लेक्चर के साथ साथ मुझे जो भी मिल रहा है पीडब्ल्यू ऑनलाइन इसकी तरफ से, मुझे जो भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो भी क्लास नोट्स हो गया या उनकी कोई भी सॉफ्ट कॉपीज होगी, सॉफ्ट कॉपी बुकलेट्स होगी, वो जो भी मिलेगा मुझे, मैं आप सबके साथ वो शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। ओके ओके, सो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा, और फर्स्ट लेक्चर के बाद आपको इसी फर्स्ट लेक्चर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। क्लास नोट्स हैंड रिटन होंगे, ये बोर्ड नहीं होगा, ये बोर्ड नहीं होगा, हैंड रिटन, हैंड रिटन, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको एक मेंस क्वेश्चन मिलेगा, एक मेंस का, और एक डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि 5 या 4 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप बनाए होते हैं। उसको सॉल्व करके देखना है आपको। हाँ, उसके साथ उसकी आंसर की भी मिल जाएगी, बट मेंस के साथ आपको आंसर की नहीं मिलेगी। मेंस के साथ आपको आंसर लिखना है अपना, और अपने
आसपास आप अगर किसी को जानते हैं तो इवैल्यूएट कराइए उससे अपना आंसर, अगर नहीं जानते हैं तो खुद इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए, ऐसे चेक कीजिए, उसके बाद पहले अपने आंसर लिख लिया, उसके बाद ऐसे हाँ मेंस आंसर राइटिंग भी आपको बताएंगे कि कैसे एक आंसर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे हमारी इसी क्लास में, इसी क्लास में तो नहीं, जब हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट होगा तो हम उसके बारे में आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये तो आपने समझ लिया कि हमारा कैसे रन करेगा हमारा सिस्टम। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले लेक्चर की। आप लोगों को बता दें हम कि डेली हमारे 2 लेक्चर होंगे, क्योंकि हमारे भी 2 लेक्चर होते हैं, तो आप लोगों के साथ भी मैं 2 लेक्चर ही शेयर करूंगा, एक पॉलिटी का एंड एक हिस्ट्री का। हिस्ट्री कौन सी चल रही है अभी, एक पॉलिटी का होगा और एक हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री कौन सी चल रही है अभी आपको बताया था मैंने, हिस्ट्री चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी। अगर आपको वर्ड भी कुछ ना समझ आए ना, बस मेरी बातें सुन लीजिए, इन मेरी बातों को सुन के ना आपने क्या करना है, मैं कोई तेज नहीं बोलूंगा, जब मैं लिखूंगा तो मैं बहुत धीरे बोलूंगा, बहुत स्लोली बोलूंगा, बहुत पोलाइटली बोलूंगा, तो आपने क्या करना है, मुझे सुनकर नोट्स बनाने हैं खुद के, और जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और अगर आपको पीडीएफ मिलेगी उसके बाद, अगर उससे कंटेंट निकालेंगे अपने नोट्स में डालेंगे और यहाँ से कंटेंट निकालेंगे अपने नोट्स में डालेंगे, तो आपको जो बेनिफिट होगा ना वो अलग ही लेवल का होगा, वो अलग ही लेवल का बेनिफिट होगा। हाँ, सभी अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो सबको फल मिलता है, किसी को किसी फॉर्म में मिलता है, किसी को किसी फॉर्म में मिलता है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर का पता नहीं, हमारा 2 घंटे का लगता है, हमारा 2 घंटे का लगता है डेली लेक्चर, 2 घंटे की पॉलिटी क्लास, 2 घंटे की हिस्ट्री की क्लास, बट मुझे लगता है कि मैं 2 घंटे में तो नहीं करा पाऊंगा, मैं तो बहुत जल्दी, मुझे लगता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमने जो पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल से, बहुत स्लोली, वो टीचर्स इतने अच्छे हैं ना कि आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता मैं, और करना भी नहीं चाहूँगा उनकी बराबरी, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड टीचर एंड आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो एक वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सबके साथ उनकी कही हुई बातें शेयर कर पाऊँ जिससे आप सभी को हेल्प मिले। ओके ओके, तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमारा, जब भी हमारा प्रारंभ 2.0 बैच स्टार्ट हुआ था, तो हमने फर्स्ट लेक्चर जब हमारा लगाया था ना, तो उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स किए थे, बेसिक कंसेप्ट्स। ये बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसको पॉलिटी भी नहीं पता, इसके बारे में हमने पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, पॉलिटी, सब्जेक्ट का नाम क्या है, पॉलिटी, पढ़ना है इसके बारे में, पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी में क्या होता है, कितनी बारी बोला मैंने पॉलिटी, पढ़ना क्या है, पॉलिटी पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन सा है, पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ये पॉलिटी है क्या, व्हाट इज दिस पॉलिटी। ओके, तो ये पॉलिटी कुछ भी नहीं है। पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी होती है एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है, पॉलिटिकल एंटिटी। अब आप बोलोगे ये पॉलिटिकल एंटिटी क्या होती है सर नहीं कहना है मुझे, ये बता रहा हूँ मैं आपको, सर नहीं कहना है मुझे, कहना है दोस्त, फ्रेंड, है ना, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ, आई एम आल्सो स्टूडेंट। ओके, तो ये होती है हमारे पास पॉलिटिकल एंटिटी होती है जिसके पास अपना, जिसके पास अपना क्या हो, लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क हो, और अपना लीगल क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास अपनी एक पॉलिटिकल एंटिटी है। जैसे पॉलिटिकल एंटिटी क्या होती है, हमारा इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया, इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी है। इंडिया क्या है, इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी है स्टूडेंट्स, इंडिया भी एक पॉलिटिकल एंटिटी है। तो पॉलिटिकल एंटिटी क्या होती है, जिसके पास अपना एक लीगल फ्रेमवर्क हो। लीगल फ्रेमवर्क क्या, लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क हमारे इंडिया के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे इंडिया के पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडिया के पास लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है। लीगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कह सकते हैं? लीगल एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म में हमारे पास सिविल सर्विसेज, जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज। ओके, सो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया? पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी होती है एक पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल एंटिटी हमारा इंडिया। इंडिया के पास अपना क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लीगल फ्रेमवर्क। समझ नहीं आएगा आपको, मुझे लगता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। पॉलिटिकल एंटिटी जिसके पास अपना एक लीगल फ्रेमवर्क हो, अपनी एक लीगल एडमिनिस्ट्रेशन हो। पॉलिटिकल एंटिटी इंडिया है। इंडिया के पास लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के पास लीगल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज है। क्लियर है? ये है पॉलिटी, ये है पॉलिटी। इसमें कोई डाउट? ओके। उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे आपने इंडिया जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और सिविल सर्विसेज है, पॉलिटिकल एंटिटी जिसके पास अपना लीगल फ्रेमवर्क होता है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके ओके। इसके बाद आती है टर्म। ये वो टर्म्स हम स्टडी करेंगे, जो कि आगे जाकर हमें यूज होने वाले हैं। हाँ, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी ये पूछेगा कि व्हाट इज पॉलिटी, ये पूछेगा क्वेश्चन? नो, यूपीएससी कांट टेल अ क्वेश्चन ऑन दिस ब्लडी टॉपिक्स। नो, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। पॉलिटी कई जगह पे आएगा शब्द, आपको पता तो है कि पॉलिटी क्या है। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम वर्ड्स पढ़ेंगे कि जो वर्ड्स आगे जाके जब भी हम आगे कंस्ट्रक्टिव वे में हमारे स्टैंडर्ड जो एजुकेशन करेंगे उसमें ये वर्ड्स आएंगे, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इन क्या करेंगे, इन वर्ड्स को अभी स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेसी सुना हुआ है, डेमोक्रेसी शब्द सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है इसके, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे जब सर ने पढ़ाया था ना, कहा था डेमोक्रेसी, मेरे दिमाग में आया सर मैंने पढ़ा, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। डेमोक्रेसी शब्द सबको पता है, पर इसका मीनिंग किसी को नहीं पता। इसका मीनिंग होता है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड by the people. कैसे? आप पूछोगे कैसे? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है ना, समझाते हैं आपको। डेमोक्रेसी होती है कि अगर आप एक ऐसे देश में हैं, जैसे कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। व्हाट इज इंडिया? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या सर है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसे है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री? इसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं डेमोक्रेसी के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जहाँ पे इलेक्शन हो के रूलर इलेक्ट होगा, जैसे कि गवर्नमेंट है हमारी, अगर पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया गया है, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, वहां पे डेमोक्रेसी है। बट हाँ, जहाँ पे इलेक्शन हो रही हो वो जरूरी नहीं कि वहां पे डेमोक्रेसी हो। कैसे? बताते हैं। चाइना, अगर हम चाइना में जाएं तो चाइना में क्या है? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना में क्या है? एक कम्युनिस्ट पार्टी है। इन चाइना देयर इज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है? जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी है ना, आम आदमी पार्टी है, वैसे ही वहां पे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है? इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस इंडिया में भी हो रहे हैं, इलेक्शंस चाइना में भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना में इलेक्शंस नहीं हो रहे, बट इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना नहीं है। क्यों नहीं है चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री? आप सबके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं है। चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री इसीलिए नहीं है। किस लिए नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। वहां पे क्या किया जाता है? ना तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ना मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं। मल्टी पार्टी
इलेक्शंस। एंड जो जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, जुडिशरी के पास होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। आप सब पूछोगे अब ये क्या है, ये क्या है भैया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मल्टी पार्टी इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बताते हैं, बहुत कुछ है आगे भी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी को आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसको। बट अभी के लिए इतना जान लो कि डेमोक्रेसी क्या है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो जहाँ पे इलेक्शंस के द्वारा जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, इलेक्ट किया जा रहा है, चुना जा रहा है चुनाव के द्वारा, उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं। बट चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं बट वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होती, मल्टी पार्टी इलेक्शन नहीं होती, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहाँ पे है ही। इसका मतलब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब कोई भी वोट कर सकता है, कोई भी वोट कर सकता है जो कि 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इसको हम कहते हैं। इसका मतलब है कि एनीबडी अठारह साल से ऊपर है, तो एनीबडी मोर देन 18 ईयर ओल्ड हैव राइट टू वोट, हैव राइट टू वोट। उसके पास राइट टू वोट है, वो वोट कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शन है। मल्टी पार्टी इलेक्शन का मतलब कि एक से ज्यादा पार्टीज इलेक्शंस में क्या हो, खड़ी हो और इलेक्शंस को लड़ें। बट नहीं, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं लड़ी जाती क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। जो भी मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होगा वही इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं खड़ा हो सकता। इसके अगेंस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कोई भी इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। ये रूल है वहाँ का। अगर कोई लड़ेगा तो वो मरेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर उसको काम तमाम कर देते, गायब करवा देते हैं। और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। जो भी 18 साल के ऊपर का है वो वोट डाल सकता है, वो वोट कर सकता है, उसको ये राइट मिला हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के दौरान। और हाँ, ये सही है, इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी पार्टी इलेक्शन। क्या इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस बिल्कुल होते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस कैसे? जैसे कि इस बार ही इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। बहुत सारी पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शंस में, और हमें चुनना होगा कि हमें कौन सही लगता है, कौन अच्छा कर सकता है। जो रूलर्स अच्छा होगा हम उसको क्या करेंगे, वोट करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही वोट लड़ेंगे और उनके अलावा कंपटीशन में कोई भी नहीं है। तो लोगों के लिए मजबूरन कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट पाने का एक ऑप्शन बचा रहता है और दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं, तो इसीलिए वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। ओके। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो जुडिशरी है ना, वो हर एक साथ जस्टिस करे। अगर कोई अमीर है, कोई गरीब है, बट अमीर गुनहगार है, तो जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन के बाद गुनहगार को सजा दे, ना कि गरीब को, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी के अगेंस्ट कुछ भी किया तो कम्युनिस्ट पार्टी अगर वहाँ पे जुडिशरी में जाएगी, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पे ये 100% चांसेस है, 99% चांसेस भी नहीं, वहाँ पे 100% चांसेस है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी विन करेगी। अगर आपने उनके द्वारा जो जुडिशरी में गई, जुडिशरी क्या करेगी, 100% चांस है कि कम्युनिस्ट पार्टी के हक में ही फैसला सुनाएगी। तो वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ही नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के हक में ही फैसला सुनाएगी हर बार। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, जो गुनहगार नहीं है उसको इंसाफ मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। ओके, सो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। डेमोक्रेसी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया तो थम्स अप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको पता है हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा
एफर्ट बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और उससे हम थोड़ा और एनर्जी के साथ क्या करेंगे, पढ़ा सकेंगे। ओके, आपके साथ शेयर कर सकेंगे टॉपिक को। अगर आपको ये क्लियर है, ऐसा नहीं है कि यही है, अगर आपको यहाँ से समझ आया बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि हाँ यहाँ से आपको सुनना ही है, बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये बातें बोली थी और हाँ ये बिल्कुल सही है। बट उसके बाद जब आप नोट्स खोलोगे ना, जो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में PWLS के नोट्स दूंगा, क्लास नोट्स दूंगा, तो उससे आपको 100% श्योरिटी है कि आपको टॉपिक्स की इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको और कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पक्का कर रहा हूँ कि अगर आप वो क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं ना, आपको कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका मन कहता है कि आप पढ़े तो आप पढ़ लीजिए, बट हाँ उसके बाद तो आपको जरूरत है ही नहीं, जरूरत नहीं है। आपने एडिशनली पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ओके, जो आपको नोट्स दूंगा मैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म, लिंक शेयर कर दूंगा। ओके ओके, साथ ही साथ कुछ कुछ ना पेन कॉपी लेकर बैठे। अगर पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपका क्या होगा, आपका माइंड काम कर रहा है, आपकी आईज देख रही है, आपके ईयर्स सुन रहे हैं, आपका हैंड लिख रहा है। तो इन तीनों का सिग्नल जब एक साथ दिमाग पास जाएगा ना, दिमाग पास जाएगा, क्योंकि अगर आप ओनली देख रहे हैं मुझे, ओनली मुझे देख रहे हैं, तो यार इसकी क्या ही पावर है कि ये दिमाग को कोई संदेशा पहुंचा सके, है ना। अगर आप सुन भी रहे हैं मुझे, तो हाँ दिमाग के पास थोड़ा बहुत संदेशा सिग्नल पहुंचेगा। अगर आप लिख रहे हैं ना, तो दिमाग मजबूर हो जाएगा उस टॉपिक को फिट करने के लिए, उस मेमोरी में उसको क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। माइंड को आपके को मजबूर होना पड़ेगा कि अब तो हद हो गई, अब तो ये मानेगा नहीं, अब तो मुझे इस टॉपिक को सेव करना ही पड़ेगा। तो ये आपने जरूर करना है। ओके ओके, लेट्स कैरी ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है, ओके हमारा अगला टॉपिक है गवर्नेंस। गवर्नेंस पहले क्यों आ गया सर, गवर्नेंस पहले क्यों आ गया, गवर्नेंस से पहले हमें गवर्नमेंट नहीं पढ़ना था क्या? नहीं, गवर्नमेंट अलग चीज है स्टूडेंट्स, गवर्नेंस अलग चीज है। गवर्नमेंट सरकार है, बट गवर्नेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, according to the World Bank, the governance is a way, the governance is a way, authorizes is a way authorities is exercised, authorities is exercised, authorities exercised for the management of, for the management of social and economic resources, ओके सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है समझते हैं। गवर्नेंस क्या है, इसको छोड़ दो अभी, इसको हम नहीं, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, फिर उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। जो गवर्नेंस है, आपके घर में एक मेन इंसान है या नहीं। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आपके दादाजी रूल करेंगे घर पे। सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपके घर में फैमिली ज्वाइंट है तो आपके दादाजी रूल करेंगे। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो आपके पापा रूल करेंगे। आपके पापा भी कर सकते हैं, आपकी मम्मा भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जिसकी ज्यादा चलेगी वो करेगा रूल। ओके, मजाक की बात अलग में। अगर आपकी मम्मा रूल कर रही है
फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम क्या कर रही है, रूल कर रही है, यानी कि आपके मॉम का शासन चलता है आपके घर पे, आपकी मॉम डिसीजन बनाती हैं तो आप सबको मानना पड़ता है। हाँ, आप उसमें क्या करते हो, एडवाइस देते हो, आपके मॉम है जो उसमें क्या करते हैं, जो उनका डिसीजन उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं आपके एडवाइसेस होके। तो आपकी मॉम क्या करती हैं, आपकी मॉम देखो सैलरी आती है घर में, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको क्या क्या इस बार क्या बिजली बिल आएगा, क्या रेंट पे करना है, वो सब मैनेज करेंगी वो। और घर का सारा सिस्टम भी उनको ही मैनेज करना है, कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो वो सारा जो कंट्रोल कर रही है आपकी मॉम, जैसे कि इकोनॉमिकली एंड सोशल, वो सारा मैनेज कर रही है। इकोनॉमिकली जैसे कि आपके घर में कैसे सारा सिस्टम चल रहा है, कितनी सैलरी आ रही है, कितनी हमारे सेविंग्स हो रही है ना, कितना हमें स्पेंड करना पड़ रहा है, कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, मोबाइल बिल आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो वो सारा इकोनॉमिक हो गया। सोशल जैसे कि घर की सिंपल हमारे पास जो घर को मैनेज करना है, कैसे कैसे सब कुछ चलेगा, कैसे सारा सिस्टम चलेगा, डिसिप्लिन कैसे होगा, कब डिनर टाइम होगा, कब सारा सिस्टम जो हमें कंट्रोल करना है आपकी मॉम ने, वो सोशली होगा। इन सब रिसोर्सेज को क्या करनी है, एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। ओके, अथॉरिटी है, तो वो क्या है, आपके घर की गवर्नेंस है, आपके घर की क्या है, गवर्नेंस है, जो कि आपकी मॉम चला रही है, जो कि आपकी मॉम चला रही है। सो इसीलिए अब हम इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के दौरान, या वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वर्ल्ड बैंक जो कहता है, सोचता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द गवर्नेंस इज द वे अथॉरिटी इज एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज की जा रही है। गवर्नेंस इज ए वे, किसका तरीका है वो, ये वे है उसका, द अथॉरिटी इज एक्सरसाइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना, कि ये वो तरीका है जिससे कि अथॉरिटीज क्या होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं। अथॉरिटीज क्या होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, किसके लिए, टू मैनेज द रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज, सोशल एंड इकोनॉमिक, उन दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी को क्या किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। जो उसका तरीका है अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का, उसको कहते हैं गवर्नेंस स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं गवर्नेंस। ओके, तो मुझे लगता है आज का लेक्चर हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने के साथ हमें थोड़ा सा लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा हमारा पहला लेक्चर लगा के। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सब पढ़ते रहें, और आप सबको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब।